गाइस वेलकम टू द माय चैनल। मैं स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एपिसोड नंबर 3 को, आई मीन पार्ट नंबर 3 को। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं ज़्यादा समय और बात नहीं करना चाहूँगा, चलिए शुरू करते हैं। जुन अभी की सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और लिंक्स वन उसके ऊपर चढ़े जा रही है, तभी जो जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे दोबारा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने आप को यहीं पर मार लूंगा। लेकिन जो लिंक्स होती है वो डायरेक्टली उनसे कहने लगती है, ब्रदर क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और मेरी आउटफिट मैं इस तरीके से पहनी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो? ये बात सुनने के बाद उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि अगर नहीं है? लिंक्स वन की सच्चाई तो आप सभी को पता चली गई होगी कि आखिरकार इसके जो इनर थॉट्स हैं वो किस तरीके के हैं और आखिरकार ये किस तरीके से ये सब सोचती है। लेकिन जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या होगा अगर तुम्हारे साथ इतना कहता है और रुक जाता है। तभी जो लिंक्स वन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, तो क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहती हो? यदि अगर ऐसा हो, आप कहने का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स अभी तक सेट नहीं किए हैं जो सिक्योरिटी की तरह मेरे पर काम करें। लेकिन जुन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किस सिक्योरिटी वर्ड के बारे में बात करने में लगी हुई है। और लिंक्स वहां जुन पर चढ़े जा रही है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अब अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी धड़क इतने लेवल तक पहुंच चुकी है, एक नंबर की सैडिस्ट है। और वो जुन पर चढ़ने के बाद वो उससे कहने लगती है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मेरे साथ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसा चाहें आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप जितनी ज़्यादा ज़बरदस्ती, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, आपकी जो दुनिया है वो उतना ही ज़्यादा एक्सीडेंट होती जाएगी, जाने की लिंक जुए। और तो और इतना सोचते सोचते, इतना कहते कहते इसके अंदर की जो हीट होती है वो और भी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जाती है, हर सेकंड बढ़ती जाती है। और एक पल तो ऐसा आता है कि वह अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करता जाती है, ना कर पाती है। और वो जो उनसे कहने लगती है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर अपने पैर रखकर मुझे मसल सकते हो, और तुम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे मुझे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। ये अपना सैडिस्टपना सब उसको दिखाने लगती है और ये कहते कहते वो उसके ऊपर बैठ जाती है। लेकिन जुन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज और काफी ज़्यादा घबराया हुआ है और क्या लगता है, जरा इस लड़की को देखो, जरा तुम कितनी ज़्यादा ठरकी हो और कितनी ज़्यादा परफेक्टेड हो। और तभी लिंक्स भी उसके चढ़ जाती है और उससे लगती है, जरा मेरे ब्रदर को देखो तो जरा, ये अभी भी मेरे साथ वो गेम खेलना चाहता है। तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरे हो, ये प्ले भाई बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और इसी तरीके से वहाँ पर इनके इमोशन वाली बातें चल रही होती हैं और जुन वहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहा है, भाई मेरी इज्जत मत लूटो यार। दूसरी तरफ हमें उस स्केलेटन को दिखाया जाता है और वह उसी स्कूल में पहुंच जाता है और वो जुन को इस तरीके से अच्छी हालत में देखता है तो वो क्या लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जिस लड़की को यहाँ पर भेजा गया था बटरफ्लाई की टीम को और बटरफ्लाई को, वह लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहे हैं। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने यहाँ की इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ ये इतनी बार मैं सोच रहा था, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जिस कमरे में वह लोग आपस में इली करने में लगे हुए थे, लिंक्स हुए उसमें पोस्ट करती है जुन पर, उसी कमरे की खिड़की खुलती है और जुन जैसे ही वहां से खिड़की खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है उससे बचने के लिए, कहीं मेरी इज्जत न लूट ले। और जुन उससे कहने लगता है, ये सिर्फ दूसरे फ्लोर की खिड़की है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से जंप नहीं कर सकता? और सामने ही उसके स्केलेटन होता है। स्केलेटन जुन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जब दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और शॉक के मारे वहीं उसका जुन का हाथ छूट जाता है और वो डायरेक्टली उस स्केलेटन यानी कि हड्डी सिंह के ऊपर कूद जाता है। जैसे कारण हड्डी सिंह का जितना भी सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और हड्डी सिंह के ऊपर जुन गिर जाता है। और उस हड्डी सिंह को देखने के बाद क्या लगता है, ये तो वही बंदा है ना जो इससे पहले हमारे मतलब कल या कुछ दिन पहले हमसे फाइट करने में लगा हुआ था। आखिरकार ये स्कूल में क्या कर रहा है? खत्म, अब तो खत्म, ये बंदा पक्का मुझे मारने के लिए ही यहाँ पर आया होगा। और तो और जो दोनों की दोनों लड़कियां हैं वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर अभी मौजूद भी नहीं है। अगर इसने किसी प्रकार का कोई भी मूव किया तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करने लगता है और उस हड्डी सिंह से कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सारा का सारा जो चीज है वो न्यूटन ने पहला मूव किया है। अभी न्यूटन की लॉ बताया लगता है ना, ऊपर से गिरेगा तो डायरेक्टली से बल एग्जाम्पल। और उससे डरते हो कहने लगता है कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है काम करने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना होगा। तभी स्केलेटन उससे रोकता है और उससे कहने लगता है, जरा एक मिनट रुको। और ये बात सुनने के बाद उनका भी डर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तो स्केलेटन है जिसकी फटी पड़ी है और उसके पसली छूट जाते हैं डर के मारे। उससे क्या लगता है, मुझे पता है और आपके जो रूल्स हैं और आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या अपने हाथ आप इस छोटी सी स्केलेटन की जिंदगी को बख्श सकते हैं? आपसे मैं भीख मांगता हूँ। और वो घुटनों के बल जुन के गिर जाता है और जुन इस वक्त टोटली कंफ्यूज है कि आखिरकार ये मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, ये बंदा तो मुझे मारने के लिए आया था कुछ समय पहले। और स्केलेटन माफी मांगते हैं उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं आप पर यहाँ पर स्पाई करने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए इसका जो जुर्म है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन आपने मुझे इस सजा देने के लिए आपने 7 स्टार फॉर्मेशन बनाकर रख दी है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप
मेरे लिए कर रहे हो तरह। दूसरी तरफ हमें उस सामान को दिखाया था, जो भी सामान उधर से गिरता है वो एक ऐसी सिचुएशन में गिर जाता है यहाँ पर एक 7 स्टार फॉर्मेशन बन जाती है। और स्केलेटन से एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे पता अगर मैं यहाँ से हिलने की भी कोशिश करता हूँ तो इस फॉर्मेशन की जो स्पिरिट्स हैं वो मुझे इतना ज़्यादा दर्द देंगी, इतना ज़्यादा दर्द देंगी कि मेरी हड्डियाँ भी कपकपाने लगेंगी। और आखिरकार मैं अगर इनसे बचकर निकल भी गया तो अंत में निकलने के बाद आप मुझे मार देंगे जैसे ही मैं सक्सेस होंगे यहाँ से निकलने में। ये सारी की सारी बकवास उससे किए जा रहा होता है, लेकिन जुन अभी भी कंफ्यूज है। तुम तो मुझे वाकई में नरक में डालने की सोचने में लगे हो। तुम कितने ज़्यादा विकसित हो, कितने ज़्यादा डेविल नाम के बंदे हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी आंखों में किसी चींटी समान हूँ और तुम मुझे कभी भी मसल सकते हो, लेकिन आप मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करो यार। और रोना चालू कर देता है वह स्केलेटन। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जो लिंक्स होती है वो सारी की सारी सिचुएशन को देखने में लगी होती है, और वो देखती है कि जो स्केलेटन होता है वह इस वक्त कम से कम फाउंडेशन रियलमी पे तो ज़रूरी होगा, और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बंदा ज़रूर गोल्डन कोर रियलमी पर होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमारे जो ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा, और इससे का जो कैरेक्टर है वो लोगों के साथ खेल रहा है। और इसकी ठड़क तो और भी तो बढ़ जाती है जब इसे पता चलता है कि यहाँ पर तो ये गोल्डन कोर रियलमी का बंदा भी उसके सामने अपने घुटने टेकने में लगा हुआ है। और इसकी ठड़क इतनी बढ़ जाती है, भाई देखने लायक ठड़की लोगो, अब तो सब्सक्राइब कर दो। और वो कहने लगती है अच्छा मैंने मैं तो आपके साथ विलन करने के लिए मरी मरी जा रही। और तभी जो स्केलेटन होता है वो अपनी नाइफ निकालता है, और वो उनसे कहने लगता है कि मेरी भी खुद की एक डिग्निटी है, मैं अब तुम्हारे हाथों से नहीं मरना चाहता, मैं अपनी लाइफ खुद ही ले लूंगा। और वो नाइफ निकालने के बाद अपनी गर्दन पर रखना चालू कर देता है। और जुन उससे क्या लगता है जब तक तुम इस बात को लेकर खुश हो तो तुम ज्यादा चाहो तुम कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं रोकने वाला। तभी पीछे से आवाज आती है कि चिल्लाने, किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, और पीछे से कोई कह रहा होता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर निकले भाई। तुम दिन के समय भी यहाँ पर किसी तरह की मिस्टेक करने में लगे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उन पर इस तरीके से अटैक करने की। और हमें पता चलता है वहाँ पर कैप्टन और हार्लिंग आ चुके हैं, और हार्लिंग उससे कहने में लगी हुई होती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेरे मास्टर से इस तरीके से बात करने की। तुम्हें अगर मैं 10 बार भी मार दूं तो वो भी मेरे इस गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं होने वाला। और जैसे ही वो दोनों आते हैं तो जुन भी कितनी सरप्राइज हो जाता है, और हड्डी सिंह भी देखता है उसको। और जो कैप्टन होती है वो डायरेक्टली अपनी गन से उसको शूट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हर्लिंग होती है उसके पास जो स्वॉर्ड होती है उसमें से मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इसको देखने के बाद जो हड्डी सिंह होता है वो डर जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और डर के मारे वहां पर तब दोनों की पावर्स आपस में टकराती होती है तो एक जोरदार धमाका होता है वो फॉर्मेशन के कारण। और उस धमाके के कारण एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण जो जुन है वो प्रेशर के कारण वापस से उस सेकंड वाली फ्लोर की बिल्डिंग पे चला जाता है और उसी कमरे में घुस जाता है। और सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हैं। और जब जुन अपनी आंखें खोलता है तो वो कहने लगता है शिट, मेरा सर बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है, मैं वापस से एक उसी बिल्डिंग में उसी कमरे में आ चुका हूँ जिस जगह से मैं भागने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था लिंग जुआन से, वो उसी लड़के के ऊपर आकर गिरता है। और इस समय पर जो लड़की है लिंग जुआन वो इस मूवमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय करने में लगी हुई है, क्योंकि ये लड़की एक नंबर की सैडिस्ट है। जैसे ही एक धमाके की आवाज सुनाई देती है तो बाहर दरवाजे पर, इसी कमरे के दरवाजे पर बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, और वो जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और कहने लगते हैं हे क्या तुम लोग ठीक हो अंदर, अब जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। और तभी जुन खड़ा होता है और बाहर जाने लगता है और उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ यहाँ का। और तभी जो लिंक्स होती है वो खड़ी होती है और वो अपने आप को शर्माती है, और सबसे पहले तो जुन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगती है ब्रदर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस दरवाजे को मत खोलो। अगर मेरे क्लासमेट्स ने मुझे इस तरीके की ड्रेस पहनते हुए देख लिया तो जो इमेज मैंने इतने सालों से मिलकर अपने क्लासमेट के सामने बनाई थी वो पूरी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और इस वक्त जो लिंक्स हुए है वो काफी ज्यादा मासूम दिखने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके जो रियल कपड़े होते हैं ना, स्कूल वाले क्लॉथ, वो उस धमाके के आग के कारण पूरी तरीके से जल चुके होते हैं। तभी जुन उससे पूछने लगता है तुम तो वाकई में अनग्रेटफुल हो, तुम्हारे जो कपड़े पूरे जल चुके हैं तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो। तभी जो लिंक्स हुए वहाँ पर रोना चालू कर देती है और उससे लगती है ब्रदर, मुझे पता है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझोगे कि इस दुनिया के जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ जैसा चाहे वह वैसा व्यवहार कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, और उनकी अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम कोई लड़की करती है तो यहाँ के जो दुनिया वाले लोग हैं वह उन्हें रंडी या स्लट्स कहकर बुलाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरी भी कुछ इमोशंस है और मेरी भी कुछ डिजायर्स हैं, लेकिन ये दुनिया है वो मुझे ये सब करने के लिए परमिशन नहीं देगी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो मेरी जो इच्छा है मैं चुपके पूरी करती हूँ। कैसा लगा कि अगर आप सभी को जाकर ये बताया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। आखिरकार और बताना कि हम लोग काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप बाहर जितने भी लोग हैं वो गलत फहमी नहीं पालेंगे। ये बात सुनने के बाद जुन सरप्राइज हो जाता है और उससे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ वो उससे मना कर देता है डायरेक्टली। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो दोनों लड़कियां हैं वो स्केलेटन से फाइट करने में लगे हुए होते हैं। और जो जुन होता है वो सबसे पहले लिंग से ये कहता है कि जो बाहर दो लड़कियां फाइट करने में लगी हुई है उन्हें ये बात पता चली कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और क्या लगता है अंदर से कोई भी किसी प्रकार की साउंड नहीं आ रहा है, क्या ये लोग अंदर जाकर बेहोश हो गए हैं।
और वो जोर-जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि दरवाज़ा जल्दी खोलो। और तभी लिंगज़ी वहाँ पर रोने लगती है और उससे कहने लगती है जुन से, अच्छा ठीक है, अब तुमसे कोई लेना-देना तो है नहीं, तुम भूल जाओ इस मैटर के बारे में, तुम बस जाके दरवाज़ा खोल दो। और वो एकदम से क्यूट सी स्माइल मारती है और उससे कहने लगती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। जबकि इस तरीके से इमोशनल वाली बातें सुनती है, अगर सुनता है जुन उसकी, तो वो काफ़ी तो इमोशनल हो जाता है और उससे कहना चाहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें शर्म होने की ज़रूरत है अपने कामों के लिए। और तभी वह अपनी शर्ट उतारता है, उसे पहना देता है और उसे अपने कपड़े देने के बाद कहने लगता है कि तुम्हें बस उसे ये कह देना है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो उस शॉक के अभी भी जो धमाका हुआ था उस शॉक के कारण सारे के सारे जल गए थे। और जैसे ही वो अपने कपड़े लिंगज़ुए को देता है तो लिंगज़ुए टोटली सरप्राइज हो जाती है और जुन वहाँ से जाते हुए उससे कह रहा था आखिरी वर्ड में ये कहता है कि मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम थोड़ी अच्छी मतलब सच्चाई से बात करोगी मुझसे और हॉनेस्ट रहोगी थोड़ी। तभी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं कमरे के, उससे जाकर पूछने लगती है लड़की, तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा दिया था, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तभी जो जुन होता है वो दूसरे से कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें बस इस लड़की का ख्याल रखना है, मैं अभी सिचुएशन को संभालने के लिए बाहर जाता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वो बंदा कहने लगता है, अच्छा ठीक है, तुम सावधान रहना तुम भी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंगज़ुए को, जो कि उसकी ये बात सुनने के बाद थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है अपने आप से, क्या तो तुम चाहते हो कि मैं ऑनेस्ट रहूँ? मैं समझ गई ब्रदर, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार मैं अच्छी तरीके से मेहनत करूँगी और हार्ड वर्क करूँगी। भाई इसने कुछ गलती समझ लिया है, लगता है सैडिस्ट बना अभी तक तो जाएगा तो नहीं पर इसका बढ़ गया और कहूँ तो। और कहने लगते हैं अगली बार मैं अपनी ट्रू सेल्फ को तुम्हें दिखाऊंगी और बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं। तो जैसा कि तो आप सब समझ गए हो, जब ये ऐसा सोचती है तो बाहर जो जुन होता है उसे जोर जोर छींक आने लगती है। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जुन अपनी घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर कुछ सोचते हुए बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि वो दो लड़कियां जब वो स्केलेटन से फाइट कर रही थी तब से वो पीछे करते हुए घर पर वापस नहीं लौट कर आई हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वे दोनों ठीक है? लेकिन उनकी इसके देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वे दोनों के दोनों ठीक ही होंगे। दूसरी तरफ हमें उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है, यहाँ पर वो स्केलेटन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो जो हान है वो उस कैप्टन के पास आती है और कैप्टन से पूछती है, अभी तुम कहाँ पर थी, क्या तुम्हें वह बंदा मिला? वो मना कर देती नहीं मिला। तभी कैप्टन और हान से कहने लगती है, हमने उस बंदे को फिर से खो दिया है। ये बात सुनने के बाद हान से कहने लगती है, फिर से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी कैप्टन उससे बताने लगती है कि लास्ट टाइम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब हम उसे उसका पीछा करने में लगे हुए थे, बीच रास्ते में ही वो अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। ये बात सुनने के बाद हान भड़क पड़ती है उस कैप्टन पर और उस कैप्टन लड़की से कहने लगती है कि आखिरकार तुम अपना काम किस तरीके से करती हो? जैसे तुझ इंसान हमारे मास्टर के खिलाफ प्लान करने में लगा हुआ है, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उस बंदे को ढूंढने के लिए पूरी पूरी सिटी को सर्च नहीं करना चाहिए। तुम्हें उस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और हर कीमत पर उसे मारना होगा। ये बात सुनने के बाद वो कैप्टन भड़क जाती है और उसका हाथ दूर करते हुए उससे कहने लगती है, तुम इतना मत बोलो, तुम्हें पता भी है जब मैंने तुम्हारे सोकॉल्ड मास्टर से इस बारे में पूछा तो यहाँ पर परेशानी खड़ी करना बंद करो सबसे पहले तो और इस बारे में बिल्कुल मत सोचना कि अगर मैंने तुम्हें आज रात को डिनर के लिए इनवाइट किया था और थोड़ा बहुत बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम लोग यहाँ पर दोस्त बन गए हैं। और तुम्हें मैं सच सच बता दूं सब कुछ, तो मैंने किसी को ऑलरेडी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबको भेज दिया है। ये बात सुनने के बाद हान लिंग कतई शॉक हो जाती है और तभी कैप्टन उसे बताने लगती है कि तुम्हारे हान लिंग नाम से इस कंट्री में सिर्फ 38 लोग ही हैं और सारे के सारे जो 38 लोग हैं उनमें से तुम एक भी नहीं हो। तुम्हारे पास ना ही कोई बैकग्राउंड है, ना ही कोई आइडेंटिटी है और ना ही किसी प्रकार का कोई नेटवर्क। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अचानक से इस दुनिया में आ गई हो, तुम तो इस दुनिया की हो ही नहीं। अगर तुम सच में उस लड़के के अच्छे से तरीके से बात करना चाहती हो और तुम चाहते हो कि मैं उससे अच्छे से ख्याल रखूं तो तुम मुझे सबको सच सच बता दो, वरना अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने के बाद जो हान लिंग कांपने लगती है, डर के मारे या किस तरीके से पता नहीं पर घबरा जाती है और वो उस कैप्टन से कहने लगती है, मैं तुम्हें सब कुछ बता तो सकती हूँ लेकिन एक ही शर्त पर, अगर मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी वो सब कुछ सीक्रेट रहे तो। ये बात सुनने के बाद कैप्टन एक्शन मारते हुए पीछे मुड़ जाती है और हान लिंग उससे कहने लगती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे जो मास्टर है वो मेरे बारे में ज्यादा कुछ जाने। और कैप्टन मुस्कुराने लगती है और मन में सोचते कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं उस बंदे को पकड़ने में तो नाकामयाब रही, लेकिन अगर इसने कन्फेस कर दिया सब कुछ तो शायद कंट्री को बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी हान लिंग उससे कहने लगते हैं कि तुम मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जाओ यहाँ पर मैं तुम पर भरोसा कर सकूं और मैं उस जगह पर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और जितना ज्यादा कम लोग इसके बारे में जाने उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तभी कैप्टन अपने कॉल करती है नाइट एंगल को और कुछ अपने कोऑर्डिनेट्स बता देते कि वह लोग कहाँ पर है और अपनी कार भेज दे उसे लेने के लिए और हायर अप्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल देती है। और तभी जो हान लेंगे वो सारी डिटेल्स उसे बताने लगती है और इस तरीके से नेक्स्ट में हमें किसी के गुस्सा होने के बारे में बताया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही फॉक्स होती है। यहाँ पर वो स्केलेटन पर काफी तक गुस्सा है और कहने लगती है, तुम उस बंदे का इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाए एक छोटी सी जानकारी भेजने की
लेने के लिए भेजा था मैंने तुम्हें, और तुम उस रेड ड्रैगन स्क्वाड के द्वारा फिर से हार कर आ गए। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम वहां से बचकर तो आ गए, तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है? तभी जो स्केलेटन है इस बात काफी अपने बॉस की इतना गुस्सा सुनता है उस फॉक्स का, तो काफी ज्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, अगर वो बटरफ्लाई की पूरी स्क्वाड वहां पर नहीं मारी गई होती तो मुझे अपना काम करने में दिक्कत नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया उस वक्त। ये बात सुनने के बाद फॉक्स स्प्रिट गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैंने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर दिया है और बटरफ्लाई को मरने के लिए भेज दिया था वहां पर, और वो अपने पावर से उसको घेरना चालू कर देती है स्केलेटन को। स्केलेटन से देख कर डर जाता है और उससे लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता इस बारे में। और फॉक्स उससे कहने लगता है, खैर जो भी इन्वेस्टिगेशन तुमने अभी की है, जो जानकारी तुमने मुझे दी है, वो इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं थी। उस लड़के को देखकर तो ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है कि वो आखिरकार कौन हो सकता है? और वो स्केलेटन को वहां पर फेंक देता है। तभी जो स्केलेटन है वो फॉक्स को बताने लगता है कि वो हमारे बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उस लड़के को, और तो और वो हमें बस चीज करने में लगा हुआ है। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कि मैं डार्क में रहकर काम करता हूँ और हमारा जो दुश्मन है वो क्लियरली दिन के उजाले में काम करता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती? तभी जो फॉक्स होती है वो उससे पूछने लगती है, जो काम बटरफ्लाई नहीं कर सकी वो तुम कर सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? खैर अभी का जो समय है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हमें इस तरीके के बंदे को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमारे मास्टर का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा? ये बात सुनने के बाद जो स्केलेटन होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बेकार बात है कि हम इस बारे में सोचें और हमारे मास्टर का प्लान फेल हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं होने दे सकते। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा और प्रोएक्टिव होना होगा, हमें इस सिचुएशन का अच्छी तरीके से एडवांटेज फायदा उठाना चाहिए और उसके जो भी अटेंशन है वो उस लड़के की तरफ है, उस लड़के की तरफ है, और उसका फायदा उठाकर हम रेड ड्रैगन को मार देंगे। आखिरकार वही तो रेड ड्रैगन के तो लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं, ना कि वो लड़का। ये बात सुनने के बाद फॉक्स उससे कहने लगते, खैर तुम्हारी बात में दम तो है, वह लोग ये सोचेंगे कि हम उस लड़के के पीछे हैं, लेकिन असली मकसद तो हमारा रेड ड्रैगन है और हम इसका फायदा उठाएंगे और उन लोगों को मार देंगे। और सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक नई लड़की की एंट्री दिखाई जाती है, एक डीमन है, और बताया जाता है यह एक स्नेक डीमन है जो कि गोल्डन कोर रियलमी इनिशियल स्टेज पर है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है, इसका नाम ग्रीन है और ये भी गोल्डन कोर रियलमी पीक स्टेज पर है, और वो सबसे पहले तो जाकर फॉक्स को सैल्यूट करते हैं। और तभी जो फॉक्स होती है वो दोनों को ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि तुम दोनों के दोनों लॉर्ड चू के साथ जाओगे और तुम्हें रेड ड्रैगन के टीम मेंबर्स को चाहे कुछ भी हो जाए मारना है। ये बात सुनने के बाद स्केलेटन घबरा जाता है और कहने लगता है, आप कहना चाहते हो कि जो लॉर्ड चू है? तभी हमें एक लड़का आते दिखाया जाता है, लट पकड़ा हुआ बंदा हंसने लगता है जोरों जोरों से, और तभी वहाँ पर हमें लॉर्ड चू को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, क्या तुम इस ओल्ड मैन को बाहर आने के बाद डर गए? और हमें इसके बताया जाता है कि ये नेशेंट सोल इनिशियल रियलमी स्टेज पर है, और वो तीनों के तीनों वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जो स्केलेटन है काफी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब हमारे यहाँ पे 4 प्रोटेक्टर में से एक प्रोटेक्टर बाहर आ चुके हैं, लॉर्ड चू, जो कि नेसेंट सोल रियलमी पर है, तो जितने भी रेड ड्रैगन के टीम मेंबर से अब तो वो मारे ही जाएंगे पक्का। और तभी हमें वहाँ पर ग्रीन को निकलते हुए दिखाया जाता है और फॉक्स हंसने लगते हैं सभी मिलकर, और जो ग्रीन ग्रीन करके जो व्हील्स होती हैं वो डायरेक्टली लाइट बॉक्स पर चले जाते हैं, जिसके कारण पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। और वो फॉक्स कहने लगती है, कल मुझे रेड ड्रैगन का पूरा जो बेस है वो धूल में मिल जाना चाहिए। और नेक्स्ट में जैसी लाइट चली जाती है तो हमारा जो एमसी है यानी कि जुन सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, क्या लाइट चली गई? और उसके मोबाइल में से रोशनी निकलने लगती है, इसको देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है, अरे वाह, मेरा मोबाइल बिल्कुल भी टूटा नहीं है, मैं तो एक पल के लिए डर भी गया था। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो वो अपने मोबाइल की ऐप्स चेक करता है और क्या लगता है सारे के सारे फंक्शन है वो अच्छे तरीके से काम करने में लगे हुए हैं और मेरा जो पैसा है वो भी यहीं पर है। चलो देखते हैं कि आखिरकार जो मेरा गेम का डाटा है वो डिलीट तो नहीं हो गया सारा। तभी वहाँ पर उस गेम को जैसे देखता है तो सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है यहाँ पर एक अपडेट आया है और हांजी विलेज को पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, इस तरीके का एक अपडेट आया होता है। इसको देखकर वो क्या लगता है, क्या इस गेम में एक नया चैप्टर आया हुआ है, चलो देखते हैं। और उस मिशन के द्वारा उस मिशन में लिखा हुआ था कि तुम्हें हांजी विलेज जो तबाह हो चुका था वो क्यों तबाह हुआ इस बारे में तुम्हें पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना है। ये 2 स्टार मिशन है और इसके फाइनल बॉस को तुम्हें वापस भेजना है, और जो 3 स्टार मिशन है तुम्हें उस हांजी विलेज के एक सर्वाइवर को जान बचानी है उसकी। और जैसे ही वो ये मिशन देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है, उसके हाथों से वह मोबाइल छूट जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है, क्या हानलिंग? यहाँ तक मुझे याद है जो लड़की मुझे मास्टर कहकर बुलाती है उस लड़की का नाम भी तो हानलिंग है। आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी नेक्स्ट सीन में हमें रेड ड्रैगन स्क्वाड के बेस के सीन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पर कई सारी फाइट चल रही होती है किसी के बीच में, और हमें बेस के इनसाइड में काफी ज्यादा मॉन्स्टर अटैक करने में लगे हुए हैं और अजीब ये के मॉन्स्टर है भाई। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हानलिंग होती है वो उन मॉन्स्टर से फाइट करने में लगी हुई है और वहाँ के सोल्जर्स को बचा रही है, और फाइट करते करते वह भी काफी ज्यादा थक चुकी है एक समय पर, और वो कहने लगती है कि ये धुआं यहाँ पर आने में लगा हुआ है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है, मैं यहाँ पर ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ तक कि मेरी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। जब मैं यहाँ पर ट्रैवल कर आई थी इस दुनिया में, जब मेरी सोल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक होती। अब मेरे पास सिर्फ गोल्डन कोर रियलमी की स्ट्रेंथ बची हुई है, तो यहाँ के जो लोग हैं
वो इतनी ज़्यादा बवासीर कैसे मचा सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे डीमन और इतने ज़्यादा बीस्ट कहाँ से आ गए, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस तरीके से अपनी मौत का यहाँ पर बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। हमें इस मिस्ट का जो धुआं यहाँ से आने में लगा हुआ है उसके सोर्स का पता लगाना होगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती से जैसे ही मुझे ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर जा चुका है तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। नहीं, वहाँ पर किसी के आने की उसे महसूस होता है और वो क्या लगता है, जरा देखो तो जरा कौन आया है यहाँ पर, और बाहर निकालता है। और वो जैसे सामने किसी को देखती है तो वो कतई शॉक हो जाती है और वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने जो भी लोग आए हुए होते हैं वह उनको ठीक से देख नहीं पा रही होती है और क्या लगती है, शिट मेरी आंखों को क्या हुआ, मैं इनको देख क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी हमें एक उस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि स्नेक हार्लिंग के पीछे आ जाती है और उससे क्या लगती है, क्या तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी देख नहीं पा रही हो। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर आंखों के लिए। हार्लिंग ये देखकर डर जाती है और उस पर स्वॉर्ड मारते हो क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। और जो स्नेक होती है वो ये देखकर हंसने लगती है। जैसे ही वो स्वॉर्ड अपनी घुमाती है तो जो ग्रीन होती है वो अपनी बीन तक जाकर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और ग्रीन उसके पास आती है। स्वॉर्ड पकड़ने के बाद कहने लगती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचा कर रखनी चाहिए। और स्नेक उसे बताने लगती है जितना ज्यादा तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर खुलता जाएगा और उसका इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। ये बात सुनने के बाद हार्लिंग भी कतई सरप्राइज हो जाती है और उन तीनों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर अटैक क्यों कर दिया है तुमने। और ग्रीन उससे कहने लगती है ये क्वेश्चन, और तभी यहाँ पर लॉर्ड चू आ जाता है और उससे कहने लगता है, हे लड़की तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। और वो दोनों के दोनों लॉर्ड चू का सम्मान करते हैं पहले तो। और लॉर्ड चू उससे क्या लगता है, तुम एक डेड बॉडी के साथ इस तरीके से बकवास कर रही हो। आखिरकार यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है और वो अपनी स्पेशल पावर अपनी मुट्ठी की तरफ इकट्ठा करना चालू कर देता है और उसे डेविवर करने की कोशिश करने लगता है। और मॉन्स्टर के बीच में से उसका अटैक गुजरता हुआ सीधे हार्लिंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हार्लिंग तक उसका अटैक पहुंचने वाला होता है तभी जो कैप्टन होती है वो उसके सामने आ जाती है और उसके अपनी गन से उसको शूट कर देती है। ये देखकर हार्लिंग भी कतई सरप्राइज हो जाती है और जैसे ही वो दोनों की पावर्स आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के कारण सब हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और उस धुएं को हटाने के जो लॉर्ड चू होता है वो अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और सब कुछ दूर दूर कर देता है और वो दोनों के दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तभी जो स्नेक होती है वो लॉर्ड चू से पूछ लगती है, क्या मुझे उनके पीछे करना चाहिए, जाना चाहिए। तभी लॉर्ड चू उसे मना कर देता है और क्या लगता है, हाँ तुम्हें उन चूजों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जो ट्रैप्ड बीस्ट है वो अभी भी यहाँ पर फाइट करने में लगे हुए हैं। चलो देखते हैं कि आखिरकार ये लोग कितना भाग सकते हैं यहाँ से हमसे बचकर। हमारे लिए ये सिर्फ कुछ समय की बात है जिससे पहले कि हम पूरे के पूरे रेड ड्रैगन स्क्वाड को तबाह कर दें। आज रेड ड्रैगन स्क्वाड का तबाह होने का दिन है, आज वो पूरी तरीके से इस दुनिया से मिट जाएगी। और जोरों जोरों से हंसने लगता है। तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है कि जो लॉर्ड चू होता है उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ पर कांपने लगता है। ये देखने के बाद दोनों के दोनों उसकी लड़कियां होती हैं वो क्या लगती हैं, लॉर्ड चू आपको क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गलत है। और लॉर्ड चू एकदम से कपकपाने लगता है और क्या लगता है कोई तो यहाँ पर आ रहा है, कुछ चीज़ तो आ रही है बहुत ज़्यादा डरावनी वो भी। और उसको देखकर क्या लगता है कितनी द मैजेस्टिक स्पिरिचुअल पावर है, ये कोई आम स्पिरिचुअल पावर रिएक्शन नहीं है, ये बस हवा है, विंड है जो कि हमारे अपोनेंट के द्वारा लाई गई है और वो भी सिर्फ बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल पावर के द्वारा हो रहा है ये सब। आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है, क्या यहाँ पर ऐसा ही बंदा है जो अब तक यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन यहाँ का जो मोमेंटम है वो कुछ ज्यादा ही मैजेस्टिक है। ये देखने के बाद वो घबराने लगता है, डर जाता है और ग्रीन के भी पसीने छूट जाते हैं ये बात सुनने के बाद। और वो घबराते हुए लॉर्ड चू से पूछ लगती है, क्या ये आपका कोई इल्यूजन है। तभी इसने कहने लगती है, क्या जिस बच्चे के बारे में, जिस लड़के के बारे में मास्टर ने हमसे कहा था, क्या वह यहीं पर आ रहा है। और वो घबराते हुए कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा हमने क्या कर दिया है जो कि वह लड़का यहाँ पर आने में लगा हुआ है, क्या हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी जो ग्रीन होती है वो कहने लगती है, जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारा जो प्लान है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम अपने प्लान को बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी लॉर्ड चू उससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, लेकिन हमें इस बंदे से चुप कर रहना होगा, बचकर रहना होगा, हमें इसके नजरों से बचकर रहना होगा और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तेजी से पूरी पूरी रेड ड्रैगन स्क्वाड को तबाह करना होगा। लगता है उसके यहाँ पर आने के लिए अभी भी समय बचा हुआ है और सारे के सारे मॉन्स्टर अपने काम में लग जाते हैं फटाफट। यहाँ पर वो ग्रीन से कह रही होती है, स्नेक तुम्हें इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, तुम पूरी की पूरी जगह को पॉइजन से भर दो सबसे पहले। 10 मिनट्स नहीं, सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग जहर से भर जाएगी और सभी के सभी रेड ड्रैगन जितने भी लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक कार को दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है और एक जो बॉडीगार्ड होता है उसका कार ड्राइवर क्या लगता है, मिस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जो मिस होती है वो उससे कह रही होती है, खैर तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। यहाँ पर जैसे ही हमें लिंगजियो को दिखाया जाता है जो कि अमीर होती है, भाई साहब कार भाई जलवे है लौटिया के। और बाहर निकलने के बाद वो एकदम शौक हो जाती है जब उससे कोई कह रहा होता है कि तुम कार में मेरा इंतजार करो, मैं फटाफट से आता हूँ। ये देखने के बाद लिंगजियो भी कतई शौक हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस कार में से कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा MC जुन निकलता है बाहर। आई मीन ली जुन, इसको जुन ही कहा जाता है शॉर्ट में तो। और वो उससे क्या लगता है कि मैं अंदर अकेला जाऊंगा। तभी हमें 30 मिनट के पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर पूरे के पूरे शहर की बिजली जा चुकी है और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है और सभी लोग अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर आपस में देख रहे हैं सामने की तरफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जुन होता है वो हार्लिंग को ढूंढने में लगा हुआ था चारों तरफ और बहुत ज्यादा थक चुका है ढूंढते हुए क्योंकि हार्लिंग उसे मिली नहीं है। और क्या लगता है कि आखिरकार तुम हो कहाँ पर हार्लिंग।
और वो उसके पसीने छूट जाते हैं थकने के कारण। दूसरी तरफ हमें किसी की लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई जाती है और वो कहने लगती है ब्रदर। इसके पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहीं शॉक हो जाता है जुन, और हमें पता चलता है ये और कहीं नहीं बल्कि में लिंगज़ूए होती है। लिंगज़ूए आखिरकार जुन के पास आकर उससे कहने लगती है, हे ब्रदर मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही लिंगज़ूए जुन के पास जा रही होती है तो जो जुन होता है वो काफी डर जाता है और कहने लगता है शिट, इस लड़की ने मुझे फिर से ढूंढ लिया और ये मेरे पास फिर से आ गई। और जो लिंगज़ू होती है वो डायरेक्टली जाकर जुन के गले लग जाती है और उसके साथ चिपकना चालू कर देती है। आप समझ गए होगा ये कितनी बड़ी सैडिस्ट थी कुछ देर पहले। और गले लगने के बाद जो जुन होता है वो उससे लगता है, लेडी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और आप इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं दे सकती हो जब आप दिन के समय में हो। खैर दिन तो नहीं है, खैर खुले में बिल्कुल नहीं कर सकती हो। तब जो लिंगज़ू होती है वो उसे बताने लगते हैं, ब्रदर मुझे लगा था कि तुम्हारे ऊपर अटैक किया गया है रेड ड्रैगन बेस पर, जैसे कि उन 2 लड़कियों पर अटैक किया गया सेम टू सेम। ये बात सुनने के बाद एकदम से जुन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे मुझे लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब है वुमन, वो रेड ड्रैगन, वो भी अटैक, आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई हो। तभी लिंगज़ू उसे कहने लगती है, ब्रदर आपको इसके बारे में नहीं पता क्या। तभी हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक सुपर कार चल रही होती है और वो बताने लगते हैं कि मैं आपको सब कुछ पहले तो एक्सप्लेन करती हूँ। जो रेड ड्रैगन स्क्वाड टीम है उनका अभी का जो हेडक्वार्टर है वो लिंगज़ूए के फादर के होटल में है। और तुम्हें अभी अभी ये बात का न्यूज़ की पता चली है कि उस होटल पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और मैं भी अब वहाँ पर जा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं भी उस होटल में मौजूद हूँ इसलिए तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर जा रही थी, सही कहा मैंने। ये सोच सुनने की जैसे ये बात सारी एक्सप्रेशन सुनती है तो वो कभी लिंगज़ू कभी एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड के कारण सीधे जाकर जुन का हाथ पकड़ लेती है और उन हाथों को, जुन के हाथों को अपने गुब्बारों में फंसाते हुए काफी तो खुश हो जाती है। भाई साहब कितना ज्यादा चिपक रही है, अब क्या ही कहा, अब सब कुछ तो पता चली गया आप लोगों को सब कुछ पहले ही। और वो कभी तो खुश हो जाती है और कहने लगती है, ब्रदर आपने बिल्कुल सही गैस किया है। और तभी वो अपने ड्राइवर से कहने लगती है कि जबकि हमारे ब्रदर जुन बिल्कुल ठीक है तो अब हमें घर वापस जाना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद जुन शौक हो जाता है और सबसे पहले तो उसे रोकता है और उससे कहने लगता है, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे अभी उस बिल्डिंग में जाना होगा। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगती है, आखिरकार तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी जुन उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स है लेकिन मेरे भी कुछ रीजंस है। तभी रेड ड्रैगन स्क्वाड बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुन है वो उस बिल्डिंग में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है बड़ा हीरो बनकर, कह तो दिया उस लड़की से लिंगज़ूए से कि मैं अपन अकेला ही जाएगा रे, तुम बाहर बैठो गाड़ी में मेरा इंतजार करो। और अंदर जाने के बाद जोश में आता तो है लेकिन ऊपर से एक लकड़ी गिरती है तो उसको देखने के बाद इतना डर जाता है कि वो पिलर के पीछे छुप जाता है और उसकी पत्नी छूट जाती है और कहने लगती है, मैंने हिम्मत जुटाकर कह तो दिया कि मैं यहाँ पर अकेला ना चाहता हूँ लेकिन असलियत में तो मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है। भले ही मेरे पास कोई स्पेशल पावर क्यों ना होती मैं फिर भी यहाँ पर नहीं आता। अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं यहाँ पर चिल्लाऊं अबारा का डाबरा, अंतर मंतर छू और फट जा ब्लास्ट हो जा और जो बंदा मेरे से 18 मीटर दूर है जो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है वो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भाई जैसे ये कहता है तो वापस एक मॉन्स्टर खड़ा होता है ना बिल्कुल 18 मीटर दूरी पर, वो सच में ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर इतने मॉन्स्टर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जुन होता है वो हंस रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है, भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं कह दूं और मॉन्स्टर मर जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सच में मर जाता है और जो लॉर्ड चू होते हैं और उसके जो ग्रीन और स्नेक होते हैं देखकर कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब किस तरह का मैजिक है और ये सब चल क्या रहा है, अभी भी यहाँ पर हुआ गया और ये बंदा कैसे मारा गया। ये देखने के बाद लॉर्ड चू के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहने लगता है, ये किसी भी तरह का स्पेल नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जुन होता है वो अजीब अजीब तरीके के नाम लेना चालू कर देता है और बोलता है, लियोन कॉम्बो, शिनरा स्काई साइन। और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जाता है वैसे वैसे वहाँ पर मॉन्स्टर के ब्लास्ट होने लगते हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तब वो हेवनली स्पाइक थंडर स्लेज द रियल ड्रैगन और इस तरीके के फालतू की चीजें बकवास करने लगता है और मॉन्स्टर सच में मर रहे होते हैं और ये सारी सारी चीजें होती है वो लॉर्ड वो सब कुछ देख रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद उसकी पसीने छूट जाते हैं और घबराते हुए कहने लगता है, जो भी यहाँ पर होने में लगा हुआ है वो सब कुछ इस बच्चे की इमोशंस के कारण होने में लगा हुआ है। उसके जैसे जैसे इमोशंस काम करते हैं उसी तरीके से वहाँ की जो हवा है वो इतनी प्रेशर से निकलती है कि लोग मर जाते हैं। ये बुढ़ा आदमी, इस बुढ़े आदमी ने अपनी पूरी पूरी लाइफ गुजार दी है। मैंने इस तरह की स्ट्रेंथ के साथ सिर्फ एक ड्रैगन को ही देखा है। जरा इस बच्चे को देखो तो जरा इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये भी अभी भी जवान है और इसी वर्ल्ड का लड़का है। तो आखिरकार इस बंदे के पास, इस लड़के के पास इतना ज्यादा प्रोफाउंड कल्टीवेशन कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम उनको दिखाया जाता है जो कि अजीब अजीब नाम लेते हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर को पेलने में लगा होता है। कहता है गॉड डॉग मिट्टी और फिस्ट। और जैसा ही ऐसे कहता है तो जो लॉर्ड चू के सामने जो मॉन्स्टर होता है, डीमन होता है, जो भी हो, वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद दोनों का भी तो डर जाते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर होते हैं छोटे मोटे वो सब मर जाते हैं, सिर्फ लीडर्स ही बचे हैं। यहाँ पर स्नेक और जो ग्रीन होती है उनकी पसीने छूट जाती हैं और वो लॉर्ड चू से पूछने लगते हैं कि सारे सारे हमारे साथी मारे जा चुके, अब हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड चू आपको कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा जल्द से जल्द। लॉर्ड चू इतना तक घबरा चुका होता है तो वो घबराते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। और दूसरी तरफ जैसे ही वो इस बारे में सोच रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जुन होता है वो ये सब देखने के बाद कभी तो खुश हो जाता है और खुशी की मार चिल्ला पड़ता है, चो मजा आ गया, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। आखिरकार
ये सब के सब मर गए। और सब देखने के बाद लॉर्ड चू, ग्रीन और स्नेक दोनों तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर चुके होते हैं इस वक्त। इतना ज़्यादा शब्द बोलने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और क्या लगता है ये वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। यहाँ तक कि मेरे सेकंड ग्रेड के जो सिम्टम्स हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, मैं तो इनको भी नहीं रोक पा रहा हूँ। भले ही मैं यहाँ पर अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो मेंटल स्टेट है, उसको शांत करने के लिए कोशिश करने के लिए बोलने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ भरे काम जो मैं करने में लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे लिए। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी थोड़ा बहुत समय मिल गया तो मैं यहाँ से भाग कर निकल जाऊँगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वहाँ पर लौट चुके हैं, लगता है वाह आखिरकार हम सर्वाइव कर गए, बच गए, जिंदा रह गए। और ग्रीन में कहने लगती है हमारी जान बच गई, मजा आ गया। और तभी वो पीछे से बोल पड़ता है जोन कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं क्या करता, क्या मैं इसे लड़ पाता, कितना मजा आता ना मेरे पास, ये सोचने लगता है। और जैसे ही जो लॉर्ड चुन होता है ये सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और जोन अभी भी बातें करते हुए लगता है बिल्कुल हमारे इमोर्टल रियलमी की तरह, जहाँ पर इमोर्टल्स कल्टीवेशन कर कर अपना लेवल बढ़ाकर एनिमी में जैसे मारते ना वैसे ही हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करना, मिस्टीरियस और हैंडसम होता मैं, और मैं किसी प्रकार से किसी को भी समन कर सकता। ये सब बातें सुनने के बाद लॉर्ड चू के तो पसीने छूट जाते हैं और दोनों तीनों के तीनों कांपना चालू कर देते हैं। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है ये लॉर्ड चू आखिरकार ये बंदा किस बारे में बात करने में लगा हुआ है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको सुनकर ऐसा तो लगता है ये किस तरीके के ट्रिक नेम है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई परेशानी आने वाली है हमें। क्या होगा अगर वो किसी तरीके की चीज़ के किसी लॉ के साथ आ गया और हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। तीनों के तीनों फट जाती है। तभी हमें पीछे किसी को आते हुए दिखा जाता है। तभी जो लॉर्ड चू होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम भले ही लॉ के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार की लिमिट तो होगी, ये ऐसे किसी को भी समझ नहीं कर सकता यहाँ पर। और बताने लगता है कि ये जो वर्ल्ड है इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको रिवाइव हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं, और इसके जो कल्टिवेशन लेवल है वो मैं बताता हूँ। बॉडी ट्रेनिंग, प्रैक्टिसिंग क्यू, फाउंडेशन, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, इमोर्टल एपिक्चर, डिस्ट्रक्शन, बॉडी टेम्परिंग, क्रॉस ट्रिब्यूलेशन और महायाना। भले ही कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी जीनियस हो वो भी इस लेवल तक पहुंचना चाहता है इन 10 लेवल्स को 10 साल में, ये सोचने के भर भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानता। यहाँ तक कि हमारी दुनिया में भी मैं 3000 सालों तक कल्टीवेट करते रहा हूँ और मैंने सिर्फ 3 ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि इस लेवल को रीच कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ये ऊपर की 3 रियलमी तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ उनके बारे में सुना है कुछ ही लोगों को। ये बात सुनने के बाद ग्रीन से पूछ लगती है अगर आप किस अपर 3 रियलमी के मतलब 3 लेवल के बारे में बात कर रहे हो, और वो बताना चालू करता है कि जिस 3 लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो आता है गॉड रिफाइनिंग, जैसा कि इसके नाम से कहा जाता है, जो कि मॉडल बॉडी को तबाह करने के बाद मतलब मिटने के बाद एक इमॉर्टल बॉडी बन जाती है। उसके स्टेज पर पहुंचने के बाद उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि अगर तुम उसे किसी प्रकार का कोई भी जहर दे दो उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, और उसकी बॉडी हर तरीके से हील रहेगी, मजबूत बन जाएगी, उसको तुम किसी प्रकार से तोड़ नहीं सकते। अगर कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर उसके आसपास भी आता है तो वो तुरंत मारा जाएगा और वो वहाँ पर कभी भी रियलमी मतलब रिइनकार्नेशन नहीं कर पाएगा, पैदा भी नहीं होगा, इस तरीके से मारा जाएगा वो मॉन्स्टर। सेकंड लेवल की बात करें तो वो है इमॉर्टल वेनरेबल, और जब आती है इमॉर्टल वेनरेबल के रियलमी की बात तो हम 9 हेवंस के बारे में बात कर सकते हैं। वो सिर्फ सोच से ही, अपनी सोच के अनुसार ही माउंटेन्स को हिला सकते हैं, पूरे समंदर को सुखा सकते हैं, चाहे तो दुनिया बना सकते हैं। वह अपने सोच से ही, इमेजिनेशन की थॉट से ही एक एक वर्ल्ड बना सकते हैं अपना खुद का, समझ रहे हो। और हमारे इस वर्ल्ड के जो कॉमन सेंस है ना वो पूरी तरीके से रिवर्स तोड़ बड़ो कुछ भी कर सकता है, उसकी स्टेज इतनी ज़्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो, जिसको हम किंग ऑफ द किंग्स, गॉड ऑफ द गॉड के नाम से भी जानते हैं। तभी जो ग्रीन होती है, जो स्नेक होती है, वो लॉर्ड चू से पूछ लगती है कि आपने 3 लेवल्स के बारे में भी नहीं कहा था, तो आखिरकार आपने सिर्फ 2 ही लेवल्स क्यों बताई हैं। तभी लॉर्ड चू उसे बताने लगता है कि जिन 3 लेवल्स के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ दोनों को, उनमें से गॉड रिफाइनिंग और इमॉर्टल वेनरेबल, ये सारे के सारे जितने भी सबस्क्वाइंट से जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी गॉड स्टेज से ही रिलेटेड है, उसी लास्ट स्टेज से ही रिलेटेड है। और जब ये सब बताने में लगा हुआ था तभी पीछे कुछ अजीब तरह के इमोशन आ जाते हैं। भाई तो वो लग रहा है ना वन कौन सा हीरो है भाई, जो भी हो, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे कि किस हीरो की तरह लग रहा है, किस एनिमी के कैरेक्टर की तरह लग रहा है ये कहूँ तो। और लॉर्ड चू उसे बताने लगता है कि मैंने सिर्फ इमॉर्टल वेरिएबल के बारे में ही सुना है, और इसके इस मतलब इमॉर्टल वेरिएबल के ऊपर की जो पावर है जो रियलमी, उसके बारे में भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, और किसी ने भी वहां तक अभी तक अचीव करके नहीं पहुंचा हुआ है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये बंदा कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा कि इमॉर्टल वेरिएबल की बराबरी कर सके। कहीं वहाँ पर स्नेक पीछे मुड़कर देखती है तो उसको दिखाया जाता है, उसका चेहरा दिखने लगा होता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और इसके लगती है लॉर्ड चू अभी अभी आपने कहा था कि जो इमॉर्टल वेरिएबल होते हैं वो कॉमन सेंस को
को भी मना कर देते हैं और वो कुछ भी कभी भी पैदा कर सकते हैं। आपने यही कहा था ना। ये बात सुनने के बाद जो लॉर्ड चू होता है वो क्या लगता है, सही का क्रिएशन क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों हो? तभी जो स्नेक जो ग्रीन होती है वो स्नेक के एक्सप्रेशन को देखने के बाद कहने लगती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा फट गई है तुम्हारी, तुमने बस ये स्टोरी सुनी और तुम्हारी इतनी फट गई। तभी जो स्नेक होती है वो पीछे मुड़कर दोनों को देखने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है, आप खुद ही देख लो, आप भी पता चल जाएगा आपको। और जैसे वो तीन तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है यहाँ पर 3 नमूने आ चुके हैं जो अजीब अजीब चेहरा बनाकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, अच्छा तुम हो हमारे टारगेट, जरा इन लोगों को देखो तो जरा, ये हमारा टारगेट है, इनको तो मैं एक झटके मार सकता हूँ। तीनों के तीनों में से एक बोलता है। यहाँ पर ये देखने के बाद जो स्नेक होती है वो घबरा जाती है और उससे कहने लगती है, तो ये सच में कॉमन सेंस को रिवर्स करना है, ऐसे ही कहीं से भी एक चीज इसने पैदा कर दी है भाई साहब, ये बंदा तो वाकई में वेरिएबल है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, पांडा वाला चेहरा, कि हमें इनसे निपट जाना चाहिए और हमें चलना चाहिए इन्हें निपटने के बाद। वाकई में ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं इस वर्ल्ड से पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तभी वो अजीब से चेहरे वाला बंदा बोलता है, चलो इसे डायरेक्टली खत्म करते हैं और निकल लेते हैं। तभी जो ग्रीन होती है देखकर चिल्लाने लगती है और डर जाती है और लॉर्ड से कहने लगती है, आपने जो अभी भी कहा था वो तो सब कुछ सच हो गया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इसने कहने लगती है, ये तीनों की जो पेंटिंग स्टाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है। और लॉर्ड चू तो काफी तक घबरा जाते हैं और घबराते कहने लगते हैं, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आखिरकार कैसे हो सकता है, और ये बंदा इमोर्टल वेनरेबल रियलिटी पर कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। इसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कैसे है, आखिरकार ये बंदा है कौन और कहाँ से आया है? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जुन को, जो कि वहाँ पर चुप चुप कर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है ये बच्चा जो ड्रैगन ने कहा था, क्या ये वही है? यहाँ पर वो वहीं पर इमोशनल होकर बेहोश हो जाता है, मतलब घुटने टेक देता है। और दो दो स्नेक होती हैं, जो स्नेक होती है वो लॉर्ड चू से कहने लगती है कि आपको इतने एकदम इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आपको खड़ा होना होगा और यहाँ से हमें बचाना होगा। और जो लॉर्ड चू होता है वो क्या लगता है, आखिरकार मैं इस तरीके के बर्थडे का सामना कैसे करूँ, तुम मुझे खुद ही बताओ। यहाँ तक कि मैं भी कुछ ना कर सकता तो मैं तुम्हें कैसे बचा लूँ? मैं यहाँ अपनी जान ना बचा पा रहा, तुम्हारी कैसे बचा लूँ? अभी वहाँ पर जो समन किया हुआ बंदा होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है निपटाने के लिए काम को, और क्या लगता है, मुझे इस बात का डर है कि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है तुम्हारे लिए, आज मैं तुम्हारी लाइफ को यहीं पर खत्म करता हूँ। और वो तीनों के तीनों मिलकर उन पर तीनों पर अटैक करने लगते हैं और तीनों के तीनों चिल्लाने लगते हैं, हेल्प, कोई तो मदद करो, मैं गलत था, आज के बाद कभी पंगे नहीं लूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। तुम इस बात को नहीं समझते हो, तुम्हें बुढ़े आदमियों की रेस्पेक्ट करना चाहिए थोड़ी बात तो। और जो जो लोग के धमाके होने लगते हैं, लेकिन उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पता भी नहीं है कि उसने क्या कांड कर दिए है अभी। और वो चुप चुप कर उस बिल्डिंग के अंदर सर्च करने लगता है कि आखिरकार हार्लिंग है कहाँ पर। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारे पार्ट्स पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई जिसने भी इस पार्ट को पूरा देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और गाइस मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता था कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो फ्रेंड है एक माउस का गिव अवे करने वाला है, रेजर डेथ हेडर असेंशियल गेमिंग माउस का गिव अवे है। इससे पहले का जो गेमिंग माउस का जो गिव अवे था मैं इसको जीत गया था, तो मुझे ये मिल चुका था। जीता तो ये था लेकिन इसने मुझे गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, और वह एकदम लेजेंड है, मेरे पास आ भी चुका है, वीडियो आपको शॉर्ट्स में दिख गई होगी। तो गाइस एक और माउस का गिव अवे बंदे ने स्टार्ट किया है, तो मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि अगर उन्हें माउस मिल जाए, तो आप लोग जाकर इस डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि नियोन नाम का डिस्कॉर्ड सर्वर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप टिक करोगे ना इस पर गिव अवे पर, तो आप इसे पार्टिसिपेट करोगे, इसका जो रिजल्ट है वो 10 डेज में आ जाएगा। आपको बस ज्वाइन करना है इधर पर और इधर पर टिक कर देना है, जो भी जीतेगा आपको इसका जो प्राइजिंग जो माउस है गेमिंग माउस, वह आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सबका फायदा है यार। गेमिंग माउस ऐसा नहीं मिलता, बहुत महंगा आता है। यूट्यूब पर मतलब गूगल पर सर्च करके देगा ना, पता चल जाएगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और इसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों ही पेस्ट कर दूंगा। वैसे काम नहीं करती पता नहीं, लेकिन हाँ मैं लिंक पक्का आप सभी को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नोरा, साइनिंग आउट। और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो।